नमस्कार। हमारे पहले कुछ व्याख्यानों के दौरान हम कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक गुणों पर जोर देने जा रहे हैं, क्योंकि एक बार जब हम यौगिकों की संरचना को समझते हैं तो हम इन यौगिकों की प्रतिक्रियाशीलता पर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि संरचना हमेशा अणुओं की प्रतिक्रियाशीलता को नियंत्रित करती है। इसलिए आज हम एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के संरचनात्मक गुणों का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस प्रकार इस अध्याय में हम एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स की संरचना, उनके कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस पर जाएंगे और फिर हम एल्केन्स और साइक्लोएल्केन्स के भौतिक गुणों की ओर बढ़ेंगे। तो एल्केन्स हाइड्रोकार्बन है, जिसका अर्थ है कि उसमें केवल दो तत्व हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। बहुत बार आप एल्कीन्स के लिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन शब्द का प्रयोग करते हुए सुनते हैं, क्योंकि एलिफेटिक शब्द ग्रीक के शब्द एलेफेर से आया है, जिसका अर्थ है पशु वसा या पौधे का तेल। और यदि आप उच्च एल्केन्स को देखते हैं तो आप देखेंगे कि इनके गुण समान हैं। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का अर्थ है कि उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं और उसमें पशु वसा और पौधे के तेल के समान गुण होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि एल्कीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें केवल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, दो कार्बन परमाणुओं के बीच कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। पिछली कक्षा में हमने मीथेन की संरचना को देखा और हमने देखा कि कार्बन कैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। इसके पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जो प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, और आपके पास यह टेट्राहेड्रल ज्यामिति होती है, जिसके परिणामस्वरूप 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल बनता है। श्रृंखला में अगले एल्कीन्स इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि हैं, और उनमें से अधिकांश में इस अर्थ में समान गुण होंगे कि कार्बन के लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से थोड़ा बदल सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम उनके संरचनात्मक गुणों के विवरण में जाएं, पहले हम इस बात पर ध्यान दें कि हम उन्हें कागज पर कैसे दर्शाते हैं। तो अब हम लाइन एंगल फॉर्मूले को देखेंगे, जो बहुत बार पेपर पर कार्बनिक अणुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए केमिस्ट द्वारा उपयोग किया जाता है। प्रोपेन की संरचना याद है आपको? यदि मैं प्रोपेन की लुईस संरचना बनाना चाहता हूं, तो यह कुछ इस तरह दिखाई देगा, जिसमें कार्बन सभी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और आप इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना भी दिखा सकते हैं, ताकि आप उनमें इलेक्ट्रॉन को भी दिखा सकें। अब यदि मैं उसी प्रोपेन अणु की कंडेंस संरचना लिखना चाहता हूं, तो मैं इसे इस तरह प्रस्तुत करूंगा, CH3 CH2 CH3, जिसमें मैं अलग अलग बॉन्ड नहीं दिखाता, लेकिन यह एक कंडेंस संरचना के रूप में दिखेगा। और प्रोपेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे आम तरीका एक लाइन एंगल संरचना का उपयोग करना होगा, जो कुछ इस तरह है, जिसमें से प्रत्येक वर्टेक्स एक कार्बन का प्रतिनिधित्व करता है। वर्टेक्स या लाइन का अंत कार्बन को दर्शाता है। हम अणु में मौजूद हाइड्रोजन्स को नहीं दिखाते हैं। बहुत बार आप यह मान लेते हैं कि हाइड्रोजन्स उस कार्बन के अनुसार मौजूद है जो बॉन्ड बना रहे हैं। उदाहरण के लिए इस मामले में यहाँ मध्य कार्बन दो अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, जबकि टर्मिनल कार्बन केवल एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो उनके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। इसीलिए हम मानते हैं कि प्रत्येक कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर मौजूद है। आइए हम एक और संरचना को देखें। यहाँ उदाहरण के लिए इथेनॉल की संरचना है। अब इथेनॉल, जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं दिखता है जैसा कि हम इसे कागजों पर दर्शाते हैं। इसीलिए अगर मैं कागज पर इथेनॉल की संरचना बनाना चाहता हूँ, तो यह इथेनॉल की एक लुईस संरचना होगी। यह कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अणु ऐसे नहीं दिखता है। वास्तव में यदि आप अणु को देखते हैं तो इसमें विशेष ज्यामिति होती है।
जैसे कि कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड एंगल होता है जो हमेशा रहेगा। कंडेंस संरचना को बनाने के लिए मैं इसे CH3CH2OH के रूप में लिख सकता हूं ताकि इसे एक साथ कंडेंस्ड किया जा सके, और लीनियर एंगल संरचना को बनाने के लिए हम इसे कुछ इस तरह से प्रस्तुत करेंगे। जब इनमें से प्रत्येक शीर्ष पर कार्बन है और OH एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसलिए यदि हम पहले 10 एल्केन्स के लिए लुईस संरचना, कंडेंस संरचना और बॉन्ड एंगल सूत्र लिखेंगे तो यह कुछ इस तरह दिखेगा। एल्केन्स का सामान्य सूत्र है CnH2n2, जिसका अर्थ है हर n संख्या में कार्बन के लिए अणु में मौजूद 2n+2 हाइड्रोजन है। पिछली कक्षा में हमने आइसोमेरिज्म को भी देखा था, जिसमें एक ही आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनात्मक सूत्र के बारे में बात की गई थी। इसीलिए हमने ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन को देखा था। जैसे आप कार्बन की संख्या में वृद्धि करते हैं तो संभव कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की संख्या भी जबरदस्त रूप से बढ़ती है। उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास पेंटेन है। पेंटेन में 5 कार्बन हैं और पेंटेन में निम्नलिखित कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे। तो यह n-पेंटेन है, आगे हमारे पास आइसोपेंटेन है और फिर हमारे पास नियोपेंटेन है। तो पेंटेन के सभी आइसोमर्स के लिए लाइन एंगल सूत्र इस तरह दिखते हैं। अब आप ब्यूटेन के लिए सोच सकते हैं, जिसमें 4 कार्बन थे और आइसोमर्स की संख्या 2 थी। जैसे ही हम पेंटेन में जाते हैं आइसोमर्स की संख्या 3 हो जाती है। तो हो सकता है कि कार्बन की संख्या में वृद्धि के साथ आइसोमर्स बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन यदि आप वास्तव में आइसोमर्स की संभावित संख्या को गिनते हैं, मेरे पास यहाँ कुछ संख्याएं हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मीथेन के लिए 0 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। जैसे हम पेंटेन में जाते हैं तो 5 कार्बन के लिए 3 संरचनात्मक आइसोमर्स या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या को और बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम 10 कार्बन की ओर बढ़ते हैं। अब 10 कार्बन में 75 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स होंगे, और अगर मैं इस संख्या को बढ़ाकर 15 करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स की संख्या लगभग 4000 हो जाती है। अगर मैं संख्या को बढ़ाकर 25 कार्बन तक ले जाता हूं तो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स 37 मिलियन के करीब हो सकते हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कार्बन की संख्या 25 जितनी कम होने पर भी आइसोमर्स की संख्या 37 मिलियन तक हो सकती है, और यह एक कारण है कि कार्बन अणु हर जगह पाए जा सकते हैं और हम इतने अणु प्राप्त करने में सक्षम हैं जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से उत्पन्न हो रहे हैं। बहुत बार आप प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन या क्वार्टररी कार्बन जैसे शब्द सुनेंगे। तो ये क्या है? इसीलिए रसायन शास्त्री इन शब्दावली का उपयोग प्रत्येक कार्बन के बॉन्ड की संख्या का प्रतिनिधित्व करने के लिए करते हैं। इसीलिए उदाहरण के लिए यहाँ मेरे पास आइसोपेंटेन है, और यदि आप इस विशेष टर्मिनल कार्बन को देखते हैं तो यह केवल एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है जो इसके बगल में है, तो यह एक प्राइमरी कार्बन बन जाता है, जबकि इसके बगल में कार्बन 2 अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए आपके पास यहाँ जो है वह सेकेंडरी कार्बन है, और इसके आगे कार्बन 3 अन्य कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यह एक टर्शियरी कार्बन बन जाता है। बहुत बार आप देखेंगे कि प्रतिक्रियाशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे पास एक विशेष कार्बन परमाणु प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी है। इसीलिए यह तय करने के लिए कोई यौगिक रासायनिक प्रतिक्रिया में कैसे प्रतिक्रिया करेगा, पहले हम यह देखेंगे कि उसमें मौजूद कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा नाम अनोखा हो, ठीक उसी तरह सभी यौगिकों को भी एक बहुत ही अनोखा नाम चाहिए होता है, जिससे कि उस यौगिक की संरचना और गुणों को केवल यौगिक के नाम को देखकर निर्धारित किया जा सकता है। और रसायनज्ञों ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर
प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC द्वारा शासित नियमों का उपयोग किया है जो अणुओं का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम एक ट्यूटोरियल पर जाने वाले हैं जो पूरी तरह से IUPAC नियमों और इस विशेष पाठ्यक्रम में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन और एल्काइल हैलाइड्स के नामकरण पर है। इसलिए यदि आप नामकरण के विवरण पर जाना चाहते हैं तो आप ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। अभी के लिए मैंने आपको इस तालिका में पहले कुछ एल्केन्स और उनकी संरचनाओं के नाम दिए हैं। यदि आप तालिका को देखते हैं तो इनमें से प्रत्येक नाम में एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है। उपसर्ग आपके दिए गए नाम की तरह है जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि प्रत्यय परिवार के नाम का है, आपके उपनाम की तरह। इसीलिए सभी एल्केन्स के उपनाम या प्रत्यय में एन लगा हुआ होता है और जो यह बताता है कि एल्केन्स वर्ग से यह संबंधित है। और उपसर्ग मेथ, एथ, प्रोप आदि हो सकते हैं और इनको साथ में मिलाने से मीथेन, इथेन और प्रोपेन आदि बनते हैं। किसी दिए गए नाम और परिवार के नाम का अर्थ एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है जो विशेष रूप से एल्केन के नाम को पूरा करेगा। इसीलिए हम इस सप्ताह की ट्यूटोरियल में हम एल्केन्स, सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स और बाइसाइक्लो यौगिकों के नामों को शामिल करेंगे। इसीलिए संरचनात्मक सूत्र कागज पर चीजों को प्रतिनिधित्व करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन वे शायद ही हमें बताते हैं कि अणु वास्तव में एक 3D स्थान में कैसे है। और इन अणुओं की प्रतिक्रिया को निर्धारित करने के लिए अणुओं की 3D प्रकृति को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभी हमने इथेनॉल के संरचनात्मक फॉर्मूले को देखा, लेकिन यह शायद ही संरचना का प्रतिनिधित्व करता है जो बॉन्ड एंगल्स का प्रतिनिधित्व करता है, लोन पेयर को दिखाता है और जो विभिन्न परमाणुओं के बीच की बॉन्ड लंबाई का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यदि आप वास्तव में यह जानना चाहते हैं कि एक यौगिक कैसे प्रतिक्रिया करता है, तो यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि अणु की 3D संरचना क्या है। न केवल 3D संरचना, बल्कि आपको यह भी अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड की लंबाई क्या है और बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व कैसे वितरित किया जाता है। इसीलिए उदाहरण के लिए इस मामले में मेरे पास इथेनॉल है, तो अभी मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है और यह एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिसका अर्थ है इस बॉन्ड का अधिकांश इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑक्सीजन के साथ है और हाइड्रोजन के साथ नहीं है। तो जिसके परिणामस्वरूप जब इथेनॉल एक बेस के साथ प्रक्रिया करता है तो यह हाइड्रोजन को आसानी से हटा देगा, क्योंकि इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन घनत्व में बराबर हिस्सेदारी नहीं है। तो जैसा कि आप 3D संरचना की कल्पना करते हुए देख सकते हैं, बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन घनत्व की कल्पना हमें एक विशेष अणु की प्रतिक्रियाशीलता को पता लगाने की अनुमति देगा। इसीलिए आगे चलकर हम पहले संरचना का अनुभव प्राप्त करने जा रहे हैं और फिर प्रतिक्रिया की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन केवल 3D संरचना की कल्पना करना भी पर्याप्त नहीं है, हमें यह जानना होगा कि ये बॉन्ड कैसे घूमते हैं। इसीलिए उदाहरण के लिए अभी मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड को घुमा रहा हूं, जैसे कि यह घूम रहा है और विभिन्न कन्फर्मेशंस को जन्म दे रहा है। इसीलिए हम उन कन्फर्मेशंस के एनालिसिस के बारे में बात करेंगे जो बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के घूमने से बनते हैं। जैविक रसायन विज्ञान में स्ट्रेन एक प्रमुख अवधारणा है। यह विकृति के कारण अणु में संग्रहित ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जल्द ही हम 3 प्रकार के उपभेदों पर जाएंगे, टॉर्सनल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन। और अणु की प्रतिक्रिया में ये तीनों प्रकार के स्ट्रेन एक अहम भूमिका निभाते हैं। सामान्य रूप से स्ट्रेन बताता है कि अणु उसके सबसे स्थिर रूप या ऑप्टिमल रूप में नहीं है। कभी भी हम संरचना को बदलते हैं या उस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी करते हैं तो हम उस स्ट्रेन को जन्म देते हैं जिसका अणु को अनुभव करना पड़ता है। इसीलिए उदाहरण के लिए यदि यह अणु का सबसे स्थिर रूप है और अगर मैं संरचना को बदलता हूं और घुमाता हूं तो यह हो सकता है कि अणु अभी कुछ स्ट्रेन अनुभव
कर रहा है। स्ट्रेन अणु में संग्रहित ऊर्जा का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर यहाँ पर्याप्त ऊर्जा है तो आप वास्तव में हवा की स्थिति की कल्पना कर सकते हैं। यदि पर्याप्त ऊर्जा है तो पेड़ की शाखाएं आगे और पीछे की तरफ जाती हैं, क्योंकि इस इंटरकन्वर्जेंस के लिए यहाँ पर पर्याप्त ऊर्जा है। अब रासायनिक प्रणाली में विभिन्न कन्फर्मेशंस का इंटरकन्वर्जेंस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ या तो पर्याप्त तापमान होता है, जो कि ऊष्मीय दशाएं होती हैं, या अणु ऐसे टकराव अनुभव कर रहे होते हैं जो उन्हें घुमाएंगे और विभिन्न इंटरकन्वर्जेंस को जन्म देंगे। आप यह भी देखेंगे कि कुछ संरचनाएं स्थायी रूप से स्ट्रेन्ड हैं। तो जैसे कि किसी स्प्रिंग को लंबे समय तक दबाए रखने से वह उसी आकार का हो जाता है, उसी तरह से उस प्रणाली में एक स्थायी स्ट्रेन होता है। ऐसे ही कुछ अणु आप देखेंगे जो स्थायी रूप से स्ट्रेन्ड हैं और वे प्रतिक्रिया में इस ऊर्जा को छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि इन अणुओं में उच्च प्रतिक्रिया है। वे कुछ अन्य अणुओं की तुलना में बहुत तेजी से प्रतिक्रियाओं से गुजरेंगे क्योंकि वे अपने भीतर जमा ऊर्जा को छोड़ना चाहते हैं। तो अब हम एल्केन्स में स्ट्रेन को देखते हैं। तो मेरे पास एक इथेन अणु है और इसमें 2 कार्बन और 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं कन्फर्मेशन को बदलने लगता हूं और इस पीछे वाले कार्बन को वहीं रखते हुए सामने वाले कार्बन को घुमाता हूं, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से अलग अलग कन्फर्मेशंस बनती हैं। अब कन्फर्मेशन से आपका तात्पर्य CD व्यवस्था से है, जो इस कार्बन को घूमने के क्रम के कारण उत्पन्न होती है। इसीलिए जब भी मैं इसे घुमाता हूं तो मैं इस इथेन अणु के एक अलग कन्फर्मेशन को जन्म देता हूं। तो आइए अब हम इथेन की कन्फर्मेशंस को देखें। इस समय जो आप देख रहे हैं वह एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बॉन्ड के बीच ओवरलैप होता है। उदाहरण के लिए एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो यह एक एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। अब अगर मैं इसे फ्रंट कार्बन को ऐसे घुमाऊं कि पीछे वाला कार्बन समान रहे तो क्या होगा? मैं एक अलग तरह की कन्फर्मेशन को जन्म देता हूं, जैसे कि अब ये बॉन्ड एक दूसरे से अलग हैं और अब इनके बीच में बॉन्ड एंगल 60 डिग्री है। इस कन्फर्मेशन को हम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन कहते हैं। अब यदि इसे मैं कागज पर प्रस्तुत करना चाहता हूं तो मैंने जो उपयोग किया है वह है न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन एक अणु को ऐसे दिखाते हैं कि आप उसकी कन्फर्मेशंस को दिखा सकते हैं। तो अब अगर मैं इथेन के एक्लिप्स कन्फर्मेशन को बनाना चाहता हूं तो आप इसे देखते हैं। सामने वाले कार्बन में 3 बॉन्ड, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और ब्लैक कार्बन में भी 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। यह दिखाने के लिए कि वे एक दूसरे के साथ एक्लिप्स हैं, मैं उन्हें पहले बॉन्ड के बहुत करीब दिखाने जा रहा हूं। आदर्श रूप से कागज पर इसका प्रतिनिधित्व करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि वे एक दूसरे से पूरी तरह से ओवरलैप कर रहे हों। तो यह मेरी एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। और अब अगर मैं स्टेगर्ड कन्फर्मेशन को बनाना चाहता हूं तो याद रखें कि मैंने बैक कार्बन को समान रखा है, तो मैं इस सामने वाले कार्बन को आगे बढ़ाता हूं, जैसे कि यह अब इस संरचना का प्रतिनिधित्व करता है। तो फिर आपके पास स्टेगर्ड कन्फर्मेशन है जो इस स्थिति में है। चूंकि मैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को घुमाते हुए स्टेगर्ड कन्फर्मेशन और एक्लिप्स कन्फर्मेशन को एक दूसरे में बदल सकता हूं, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं। इसीलिए यदि एक इथेन अणु लेते हैं तो यह बॉन्ड लगातार घूमता रहता है। तो आप देख सकते हैं कि अणु स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन में बदलता रहता है। स्टेगर्ड और एक्लिप्स कन्फर्मेशन के बीच ऊर्जा के अंतर को डायहेड्रल एंगल के रूप में समझना आसान है। इसीलिए उदाहरण के लिए अभी 2 प्लेन्स के बीच का डायहेड्रल एंगल 0 है। इसका अर्थ है कि यह अभी एक्लिप्स कन्फर्मेशन में है। अब अगर मैं धीरे धीरे इस बैक कार्बन को घुमाता हूं तो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच का डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री पर पहुंच जाएगा। फिर से अगर मैं घुमाता हूं तो मैं फिर से डायहेड्रल एंगल को वापस से 0 और फिर से
60 और इसी तरह से ला सकता हूं। इसलिए उन दोनों के बीच मौजूद डायहेड्रल एंगल की सहायता से कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को दिखाना आसान है। सिद्धांत रूप से वहां अनंत कन्फर्मेशंस मौजूद हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे इस डायहेड्रल एंगल को बदल सकता हूं। इसलिए हम इसे सीधे 0 से 60 में बदलते हैं। आइए इसे मैं 0 से 60 में बदलने आपको इसे 0 से 60 में धीरे धीरे बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बदलने से इस मामले में वास्तव में अनंत कन्फर्मेशंस हो सकती हैं। तो अब हम ऊर्जा के अंतर को देखते हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, एक्लिप्स कन्फर्मेशन थोड़ा स्ट्रेनड है। हम इसके कारण के बारे में आगे पढ़ेंगे कि यह स्ट्रेन क्यों है। लेकिन याद रखें कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन स्टैगर्ड से ऊर्जा में लगभग 3 किलो कैलोरी अधिक है। स्टैगर्ड रूप थोड़ा अधिक स्थिर है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से दूर हैं। इस मामले में 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ओवरलैप करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अन्य कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एक्लिप्स करता है। तो इस इंटरेक्शन के लिए ऊर्जा लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है और साथ में मेरे पास ऐसे 3 बॉन्ड हैं। तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन के बीच 3 किलो कैलोरी अंतर है। तो मैं लिखूंगा कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से लगभग 3 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक है और इस विशेष स्ट्रेन या इस विशेष ऊर्जा को टॉर्सनल स्ट्रेन भी कहा जा सकता है। तो एक्लिप्स कन्फर्मेशन में टॉर्सनल स्ट्रेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के एक्लिप्स का कारण है। ठीक है, इसीलिए अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहता हूं। तो इस विशेष कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे घुमाया जाता है कि यह एक पूरा चक्कर लगाता है। अब एक संशोधित ईथेन है। मैंने अभी 2 हाइड्रोजन को 2 रंगों से बदल दिया है ताकि कल्पना करना आसान हो। अब इन 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच वर्तमान में बॉन्ड एंगल 0 डिग्री है। तो यह एक्लिप्स है। तो यह ऊर्जा में 3 किलो कैलोरी अधिक है। जैसा कि मैंने धीरे धीरे इस पीछे के हाइड्रोजन को घुमाया जो रंग में हरा है, तो 2 कार्बन हाइड्रोजन लाल और हरे रंग के बीच डायहेड्रल एंगल अब 60 डिग्री है। 60 डिग्री पर अणु स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में होता है जो कि 3 किलो कैलोरी ऊर्जा में कम होता है। तो 60 डिग्री पर मैं इसे बनाऊंगा ऐसे कि ये नीचे जाने वाली है। अब अगर मैं इसे घुमा दूं तो इन 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में 120 डिग्री का डायहेड्रल एंगल है। 120 डिग्री पर हमने एक्लिप्स कन्फर्मेशन को वापस पा लिया है। तो यह फिर से ऊर्जा में उच्च होगा। इसीलिए अगर मैं 180 डिग्री पर जाता हूं तो हम वापस स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में आ गए हैं। वे एक दूसरे से दूर हैं। तो यह फिर से कम है। तो 180 डिग्री पर ऊर्जा नीचे चली जाएगी। फिर से इन 2 प्लेन्स के बीच का डायहेड्रल एंगल अब 240 डिग्री है। इसीलिए 240 डिग्री पर हमारे पास एक उच्च ऊर्जा होती है क्योंकि यह फिर से एक्लिप्स कन्फर्मेशन है। और जैसा कि मैं 300 डिग्री तक आगे बढ़ता हूं तो यह स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। तो मैं फिर से इस ऊर्जा को नीचे जाने दूंगा। 360 डिग्री के रोटेशन पर हम वापस एक्लिप्स कन्फर्मेशन में आ गए हैं। इसीलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, हर बार जब मैं ऊर्जा को घुमाता हूं जिससे अणु को स्ट्रेन से गुजरना पड़ता है, जो कि एक ही अवधारणा के सिर्फ 2 अलग अलग शब्द हैं। यह 2 बॉन्ड के बीच डायहेड्रल एंगल के आधार पर बढ़ता है और घटता है। तो टॉर्सनल स्ट्रेन का कारण क्या हो सकता है? यह विशेष बहस कई दशकों से चल रही है और केमिस्ट अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन की सही उत्पत्ति क्या है। पहले यह माना जाता था कि रिपल्शन के कारण स्ट्रेन होता है। आइए बताते हैं। ये 2 हाइड्रोजन नाभिक एक्लिप्स कन्फर्मेशन में एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो इन 2 हाइड्रोजन नाभिकों के बीच रिपल्शन है। एक और सिद्धांत जिसके बारे में बात की गई थी कि बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन घनत्व के बीच के रिपल्शन के कारण स्ट्रेन होता है। उदाहरण के लिए
इन दो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच रिपल्शन होगा क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन मौजूद है और वे एक दूसरे को पीछे हटाएंगे। हालांकि गणना या कंप्यूटेशनल मॉडल कुछ अलग सुझाते हैं और इसके लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है। तो सैद्धांतिक गणना हमें बताती है कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन के कारण होने वाली अस्थिरता के कारण ऊर्जा अंतर नहीं है, बल्कि यह स्थिरीकरण के कारण है जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में प्राप्त किया जा सकता है। तो यह स्थिरीकरण क्या है? स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में स्थिरीकरण डोनर एक्सेप्टर संबंध के कारण उत्पन्न होता है। इसीलिए इसे समझने के लिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत पर वापस जाने की आवश्यकता है। यदि आपको याद है कि इस विशेष कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस दिशा में जाएगा, बॉन्ड की दिशा में, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विपरीत दिशा में जाएगा। ठीक है, तो यदि आप वास्तव में देखते हैं कि पिछले कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सामने वाले कार्बन हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, तो इस वजह से स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में एक आंशिक ओवरलैप हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन घनत्व इस विशेष बॉन्ड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की ओर स्थानांतरित हो जाता है। अब याद रखें कि हम वास्तव में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे बॉन्ड टूट जाएगा। हम वास्तव में इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इन दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्थिरीकरण होता है। तो एक्लिप्स और स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के बीच ऊर्जा अंतर उत्पन्न होता है क्योंकि आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच एक ओवरलैप है जो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन में होता है। जैसा कि मैं जल्दी से एक्लिप्स कन्फर्मेशन में चला जाता हूं। अब दोनों एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक ही दिशा में हैं। अब कोई भी ओवरलैप संभव नहीं है, इसीलिए एक्लिप्स कन्फर्मेशन में यह ओवरलैप नहीं होता है। तो अब हम ब्यूटेन के कन्फर्मेशनल एनालिसिस पर नजर डालते हैं। आइए कल्पना करें कि यह एक ब्यूटेन अणु है और ये दोनों मिथाइल समूह हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसलिए यह एक ब्यूटेन अणु है और अब हम कन्फर्मेशंस को देखने जा रहे हैं जो C2 और C3 के बीच के बॉन्ड को घुमाने से बनते हैं। तो जैसे ही कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच का बॉन्ड घूमता है तो किस तरह की कन्फर्मेशंस पैदा होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ ब्यूटेन का एक विशेष प्रतिनिधित्व तैयार किया है ताकि आप इसे समझ सकें। वेज ऐसे हैं कि बॉन्ड आपकी ओर आ रहे हैं और डैश ऐसे हैं कि बॉन्ड आपसे दूर जा रहे हैं। तो आपके मामले में कार्बन और मिथाइल समूहों के बीच दो बॉन्ड आपकी ओर आ रहे हैं, डैश बॉन्ड आपसे दूर जा रहे हैं, जबकि ये 4 बॉन्ड कागज के प्लेन में हैं। तो अब अगर मैं इस विशेष अणु की कल्पना कर रहा हूं, जैसे कि मैं इसे इस बिंदु से देख रहा हूं, इस एंगल से कल्पना करें कि आप इसे इस तरफ से देख रहे हैं, तो अणु आपको कैसा लगेगा? इसीलिए मैं कल्पना कर रहा हूं कि आप इसे इस तरह से देख रहे हैं। इसीलिए अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो यह मेरे पास है। सामने वाले कार्बन में बॉन्ड हैं, जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर एक कार्बन मिथाइल बॉन्ड है। अब अगर मैं बैक कार्बन का प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं तो मैं इसे भी बनाऊंगा जो इस तरह से होगा। अब याद रखें कि हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स के बारे में बात की थी, जिसके परिणामस्वरूप अणु में टॉर्सनल स्ट्रेन की मात्रा लगभग 1 किलो कैलोरी होती है। याद रखें जब 2 मिथाइल एक दूसरे के साथ एक्लिप्स होते हैं तो स्ट्रेन और भी अधिक होता है और यह लगभग 2.5 किलो कैलोरी प्रति मोल होता है। इसीलिए यहाँ विभिन्न समूहों की एक्लिप्स संबंधी बातचीत का उल्लेख करने के लिए एक तालिका है और आप इसका उल्लेख कर सकते हैं और यह पता लगा सकते हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है, जिसके परिणामस्वरूप हम यह कहते हैं कि जब मिथाइल मिथाइल के ओवरलैप की तुलना हम मिथाइल और हाइड्रोजन ओवरलैप से करते हैं तो ऊर्जाएं अलग होने जा रही हैं और आप इस विशेष तालिका का संदर्भ ले सकते हैं।
अभी के लिए हम यह मानकर चल रहे हैं कि मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स में 2.5 किलो कैलोरी होगी। इनमें से प्रत्येक एक्लिप्स इंटरेक्शन लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति मोल होगी। तो कुल मिलाकर अब इस विशेष अणु की ऊर्जा या स्ट्रेन जो इस विशेष अणु को अनुभव कर रहा है वह 2.5 प्लस 2 होगा, जो कि प्रति मोल 4.5 किलो कैलोरी प्रति मोल के करीब है। इसीलिए यह विशेष रूप से ऊर्जा में उच्चतम होगा क्योंकि मेरे पास एक मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स है। तो अब मेरे पास यहाँ ब्यूटेन की विशेष एक्लिप्स कन्फर्मेशन है और मैं धीरे धीरे एंगल को बढ़ाने जा रहा हूँ। इसीलिए अभी इन दो मिथाइल के बीच का डायहेड्रल एंगल 0 है। मैं धीरे धीरे इसे इस तरह से बढ़ाता जा रहा हूँ कि डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री हो जाता है। इसीलिए मैं इसे इस तरह से बढ़ाता हूँ कि डायहेड्रल एंगल 60 हो जाए। अब सामने वाले कार्बन को समान रखेंगे और हम पीछे वाले कार्बन को स्थानांतरित करेंगे। तो यह पहले 0 डिग्री पर था और अब यह 60 डिग्री पर है। अब हम एक दूसरे के संबंध में डायहेड्रल एंगल 120 डिग्री बनाते हैं। तो 120 डिग्री पर फिर से हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन में वापस आ गए हैं। अब अगर मैं इसे आगे बढ़ाता हूं तो यह 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ यह 120 है और यहाँ 180 है। आइए अब हम इसे 240 डिग्री पर ले जाते हैं। तो अब मैं सामने वाले कार्बन को वहीं रखता हूँ और पिछले कार्बन को 240 डिग्री तक ले जाने के लिए ऐसे जाता हूँ। अब हमारे पास 300 डिग्री है। सामने वाले कार्बन को वहीं रखें, मैं पिछले कार्बन को फिर से स्थानांतरित कर दूंगा जैसे कि वह यहाँ जाता है। तो फिर हम 360 डिग्री पर वापस आ जाते हैं, जिसमें हम अपनी मूल रचना में वापस आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी। इसीलिए ये हमारे कन्फर्मेशंस हैं। क्योंकि हमने 0 डिग्री से धीरे धीरे घूमते हैं 360 डिग्री पर फिर हम वापस आ जाते हैं। अब हम इन अणुओं की ऊर्जाओं का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हर तरह के एक्लिप्स में अणु में मौजूद टॉर्सनल स्ट्रेन के कारण उच्च ऊर्जा होगी। तो मैं एक्लिप्स कन्फर्मेशन को सर्कल करने जा रहा हूँ। पहले हम उन्हें लेबल करते हैं ताकि हमारे लिए पहचान करना आसान हो। इसीलिए मैं उन्हें A, B, C, D, E, F और G के रूप में लेबल करने जा रहा हूँ। अब अगर मुझे यह पता लगाना है कि सबसे अधिक ऊर्जा वाला कन्फर्मेशन कौन सा है, तो मैं कहूँगा कि एक्लिप्स कन्फर्मेशन में उच्चतम ऊर्जा है। अब मेरे पास विभिन्न प्रकार के एक्लिप्स कन्फर्मेशंस हैं। उदाहरण के लिए इस मामले में एक्लिप्स A, C, E, G हैं और B, D, F स्टेगर्ड हैं। अब क्या सभी एक्लिप्स समान हैं? तो अगर मैं A, C, E और G को देखूं तो क्या ये सभी एक ही ऊर्जा के हैं? इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं A और G में उदाहरण के लिए आपके पास एक दूसरे के साथ एक्लिप्स करने वाले 2 मिथाइल हैं। तो A और G में आपके पास 2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्स इंटरेक्शन है और एक मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स इंटरेक्शन है, जबकि C और E में आपके पास एक हाइड्रोजन एक्लिप्स इंटरेक्शन है लेकिन 2 मिथाइल हाइड्रोजन एक्लिप्स इंटरेक्शन है। इसीलिए अगर मुझे वास्तव में यह पता लगाना है कि इनमें से प्रत्येक कन्फर्मेशन की ऊर्जा क्या है, तो मुझे एक तालिका का उल्लेख करना होगा जो कि टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में बात करता है, जो विभिन्न समूह के एक दूसरे के साथ एक्लिप्स करने पर उत्पन्न होते हैं। यदि मैं तालिका का उल्लेख करता हूं तो मैं देखता हूं कि मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स इंटरेक्शन उच्चतम है, जो कि प्रति मोल 2.5 किलो कैलोरी है, जबकि मिथाइल हाइड्रोजन इंटरेक्शन केवल 1.4 किलो कैलोरी प्रति मोल है। तो अब अगर मैं वास्तव में इसके बारे में सोचता हूं तो A और G ऊर्जा में सबसे अधिक हैं। फिर आपके पास C और E हैं, जो कि A और G की तुलना में ऊर्जा में कम हैं। इसीलिए मैं दिखाऊंगा कि A और G ऊर्जा में उच्चतम है। अब C और E के बीच में आप जैसा देख सकते हैं C और E एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, जैसे दोनों में समान प्रकार के स्ट्रेन हैं, तो उनकी ऊर्जाएं समान होंगी। लेकिन याद रखें ये अभी भी समान यौगिक नहीं हैं।
ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिसमें आप C से E तक सिंगल बॉन्ड के रोटेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम स्टेगर्ड कन्फर्मेशन B, C, B, D और F को देखते हैं। अब B, D, F में यदि आप वास्तव में एक करीबी नज़र रखते हैं तो उनमें से एक स्पष्ट रूप से अन्य दो से अलग है। यह कन्फर्मेशन D है, जिसमें आपके पास दो मिथाइल एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो यह D है, जिसमें एक मिथाइल दूसरे से अलग है। यह विशेष रूप से कन्फर्मेशन जो सबसे कम ऊर्जा का है, क्योंकि सबसे पहले यह सब स्टेगर्ड है और दो मिथाइल एक दूसरे से अलग हैं, इसे एंटी कन्फर्मेशन कहा जाता है। तो एक एंटी कन्फर्मेशन सबसे स्थिर कन्फर्मेशन है, क्योंकि दो मिथाइल सबसे अलग हैं। यदि आप B और F को देखते हैं तो अब B और F में आपके पास ऐसा कुछ है, इसीलिए उदाहरण के लिए B है। अब B और F में आप देख सकते हैं कि दो मिथाइल अभी भी एक दूसरे के करीब हैं, तो वे एक्लिप्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के करीब हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ स्टेगर्ड हैं। यह विशेष मिथाइल समूह एक जगह घेरता है। याद रखें कि हम वास्तविक मिथाइल समूह नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मुझे वास्तव में यह दिखाना है तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, तो उस तरह से यहाँ भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और वे एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो यह कुछ इस प्रकार से स्टेरिक स्ट्रेन को अनुभव करेगा जो कि यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि मैं इस अणु को एक कन्फर्मेशन में रहने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, जबकि ये दो मिथाइल समूह एक दूसरे के करीब नहीं रहना चाहते हैं। बेशक यह ऊर्जा एक्लिप्स की तुलना में कम होगी, क्योंकि एक्लिप्स में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। इस मामले में इसे गौचे इंटरैक्शन के रूप में कहा जाता है। गौचे इंटरैक्शन के मामले में आपको एक्लिप्स इंटरैक्शन की तुलना में थोड़ा कम स्ट्रेन होता है, लेकिन यह अभी भी एक स्ट्रेन है। तो एक दूसरे के साथ किस तरह का स्ट्रेन गौचे इंटरैक्शन करते हैं, उसके लिए आप तालिका के इस भाग को संदर्भित कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मिथाइल मिथाइल गौचे इंटरैक्शन 0.8 किलो कैलोरी प्रति मोल के करीब होगी। तो B और F D की तुलना में थोड़े अधिक स्ट्रेन होंगे। अब अगर मैं इन सभी का ग्राफ बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब याद रखें कि हमें इन सभी A, B, C, D, E, F को प्लॉट करना है ताकि वे ऊर्जा अक्ष पर आएं। अब A और G उच्चतम ऊर्जा है। A डायहेड्रल एंगल से 0 डिग्री और G डायहेड्रल एंगल से 360 डिग्री से संबंधित है, इसीलिए मैं यहाँ A को उच्चतम बिंदु और G को उच्चतम बिंदु पर रखूंगा। A और G एक दूसरे के समान हैं क्योंकि हम एक पूरे रोटेशन को करते हैं। तो अब हम वापस आते हैं और इनकी ऊर्जा को समान रखते हैं। अब हम A से जब B पर जाते हैं तो याद रखें कि यह एक गौचे इंटरैक्शन है, तो B की ऊर्जा थोड़ी कम होगी। वहां से जब हम C में जाते हैं तो यह एक एक्लिप्स है, लेकिन C के मामले में दो मिथाइल एक दूसरे के साथ एक्लिप्स नहीं है, तो ऊर्जा A की तुलना में थोड़ी कम होगी लेकिन B से अधिक होगी, तो यहाँ पर C होगा। जब हम D पर आते हैं तो यह एक एंटी कन्फर्मेशन है, जैसे कि मिथाइल सबसे अलग है, तो D सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन है, तो यह सबसे नीचे होगी। तो इसीलिए D को मैं सबसे कम संभव ऊर्जा में डाल दूंगा और फिर C और E एक दूसरे के समान होंगे और फिर B और F एक दूसरे के समान होंगे। तो अब मैं अगर ग्राफ को खींचता हूं तो वह कुछ इस तरह से दिखेगा। तो जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इन कन्फर्मेशंस की ऊर्जा एक स्ट्रेन डाल दी जा रही है और यह स्ट्रेन अलग अलग होगा, जैसे कि हम प्रत्येक रचना के माध्यम से समझ सकते हैं। अब अगर हमें वास्तव में स्ट्रेन की मात्रा की गणना करनी है जो इन कन्फर्मेशंस के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं A जिसमें मिथाइल मिथाइल एक्लिप्स इंटरैक्शन है, ऊर्जा सबसे अधिक होगी। वास्तव में यह D से 5 किलो कैलोरी प्रति मोल अधिक होगी। आप निम्नलिखित ग्राफ का उल्लेख कर सकते हैं और वास्तव में A, B, C, D, E, F, G की ऊर्जाओं को देख सकते हैं और इनकी तुलना कर सकते हैं कि क्या आप संबंधित तालिका को देखकर समान संख्याओं को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।